नमस्कार। ग्लोबल हेराल्ड के इस स्टूडियो से मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा इस स्क्रीन पर मुझे देख रहे तमाम दर्शक साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन दिनों इंदौर शहर विश्व के नक्षत्राकाश पर केंद्र बिंदु बना हुआ है। केंद्र बिंदु बनने का कारण ये है कि यहाँ पर पूरे दुनिया भर के प्रवासी भारतीय एकत्रित हो रहे हैं इस लक्ष्य को लेकर कि आखिर कैसे ऐसा कुछ किया जाए कि न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी रह रहे भारतीयों की हर तरह की स्थिति में, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, इजाफा हो। इसी तारतम्य में आज हमारे इंदौर शहर में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के सर्वे सर्वा और लंदन में विगत कई दशकों से अपनी सेवाओं से वहाँ की जनता का मन मोहने वाले, उनके दिलों पर राज करने वाले डॉक्टर दिवाकर शुक्ल जी उपस्थित हुए हैं। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा इस स्टूडियो में डॉक्टर दिवाकर शुक्ल जी का सर सादर प्रणाम कहते हुए, नमस्कार कहते हुए, चरण वंदन करते हुए आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वॉर्म वेलकम करता हूँ और यहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ दिवाकर भाई कि आपका तो नाम ही सूरज का पर्यायवाची है और फिर उसके बाद शुक्ल भी है, जो एक ऐसा पक्ष होता है उजियारे का जो बड़ा पावन, बड़ा पवित्र, बड़ा मुकद्दस माना जाता है। और जब पावनता की बात हो, मुकद्दस होने की बात हो, तो यकीनन वो भारतीय संस्कृति का ही उद्घोष करती है। तो हमें ऐसी जानकारी मिली है कि आप लंदन में रहते हुए भी भारतीय संस्कृति के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, खास तौर पर वेदों के सिलसिले में। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। तो भैया उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ मैं जी। क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हाँ जी। तो जब हम मतलब हेल्थ केयर की बैकग्राउंड है, साइकोलॉजी की बैकग्राउंड है, जब हम इंडिया में पढ़ते थे तो ब्रिटिश साइकाट्री को फॉलो करते थे। बिल्कुल। जब वहाँ गए तो एक वो तो था कि ब्रिटिश साइकाट्री जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, उस शहर में जाके, उस देश में जाके उसकी गंभीरता को देखने का मौका मिला। जी भैया। उसी समय मैं एक हिप्नोथेरेपी का एक कोर्स हुआ करता था, 1991 की बात है, ब्रिटिश हिप्नोसिस रिसर्च का। तो मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा वहाँ पे, लंदन में सीखा। जी जी। और सौभाग्य से क्योंकि मैं इंडियन था, साइकोलॉजिस्ट था, हिप्नोथेरेपिस्ट था, तो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन के आने लगे। अच्छा जी। अच्छा, शुरू में वो क्लिनिकल था। शुरू में ये लगता था कि हाँ ये तो सब बातें, पास्ट लाइफ क्या होता है, क्यों होता है, क्या जीवन एक ये शरीर छोड़ने के बाद क्या जीवन रहता है या कुछ और बचता है, या ये निरंतर यात्रा है। जी भैया, जी भैया। जितना आप उसको क्लिनिकली, जैसे जैसे मैं उसके अंदर जाना शुरू किया, तो एक रिसर्च माइंड हम सभी का होता है। जैसे आप किसी भी चीज़ के विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जी भैया, उसको गंभीरता से देखते हैं, वैसे हम लोग भी सोचते हैं कि अगर कुछ हो रहा है, जब पेशेंट हमारा डिप्रेशन से लेके पोस्ट, मतलब बहुत सारे, एक पेशेंट ऐसा था जो 35 ईयर्स ओल्ड लड़की थी, जो कि अंधेरे के, जब शाम को अंधेरा होता था, हाँ जी, वो बैंकर थी, राइट। अच्छा जी। अगर घर की लाइट जला के नहीं जाती थी तो वो घर के बाहर लैंप पोस्ट के अंदर सो जाती थी, मतलब गाड़ी में। जी। कोई कारण नहीं था। हाँ। अब हम लोगों ने साइकोलॉजी में जितना था वो सब ट्राई किया कि ऐसा क्यों है, डिप्रेशन का की मरीज, एंजाइटी की मरीज। तो एक बार ऐसे ही बातों बातों में मैंने कहा मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। हाँ। उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसने जो अपने आप को पाया कि वो एक छोटे से लीज करके एक छोटा सा शहर था, वहाँ पे रहती थी। अच्छा जी। उसके मदर नहीं थी, उसका फादर अल्कोहलिक थे, जी। शराब पीते थे, एग्रेसिव था, बहुत मारपीट करने वाला। वो बच्ची थी 7-8-10 साल की। अच्छा। तो शाम का समय था और वो शाम, मतलब हल्का सा अंधेरा था, और वो आई थी विलेज शॉप पे, लेकिन घर जाने में डर रही थी। लेकिन घर जब गई तो घर में अंधेरा था। फादर वॉज सो एग्रेसिव, उसने उसको मारा एंड शी डाइड। ओहो, ओहो, जी जी। अब जैसे ही वो बात सामने आई
तो हमने उसको रिलीज़ किया, मतलब ट्रॉमा को जैसे ही रिलीज़ किया, तो जो लेडी ज़िंदगी भर स्ट्रगल करती थी अपनी लाइफ में, डार्क को लेके, डिप्रेशन को लेके, सडनली शी वाज ट्रीटेड। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अब वहाँ से एक विचार ये आया कि कुछ तो है, हाँ और कुछ है तो हमारी और जो सिस्टम्स हैं, जैसे अगर आप क्रिश्चियनिटी को भी देखें तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें पास्ट लाइफ के बारे में बात की जाती है। बाकी और हमारा जो वैदिक है उसको मैंने समझना शुरू किया, और सबसे पहली किताब मैंने पढ़ी स्वामी विवेकानंद का, तो आपने नाम सुना होगा। उनके साथ स्वामी अभेदानंद जी थे। अच्छा जी। उन्होंने, स्वामी अभेदानंद जी ने जो सबसे बड़ा काम किया था वो लाइफ आफ्टर डेथ पे किया था जी। बाकी स्टीवनसन और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत रिसर्च किया था उसके ऊपर। तो जब उनको पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे भारतीय संस्कृति, क्योंकि हम लोग जब अपने देश से बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि हमारे देश की कोई ना कोई चीज़ तो हम मिस करते हैं। क्या मिस करते हैं? जी। जो आपके सामने होता है तो आप उसकी सुंदरता को नहीं देख पाते हैं। जब आपसे दूर होता है तो धीरे धीरे आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ से मेरा वेदों के प्रति एक रुझान बढ़ा, और जब उसके प्रति रुझान बढ़ा तो उसी के प्रति मेरा को ये लगा कि जो वैदिक साइंस है तो सबसे पहले हमारे यहाँ तो स्पिरिचुअलिटी बोला जाता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी है क्या? वो भी सारा का सारा जो अगर आप देखें, मन और शरीर के बाद का आत्मा है ना, एक उनका आपस में एक रूपता जब तक नहीं होगी तब तक आप आत्म लोक में नहीं जा सकते, आत्मचिंतन नहीं कर सकते। तो मन कहाँ है? मन जो है, मन को अगर साइकोलॉजी में देखते हैं हम लोग, मनोविज्ञान के हिसाब से देखते हैं, वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से देखते हैं, तो मन कहते हैं थॉट्स हैं, विचार। कहाँ से आते हैं? अब उसका सोर्स क्या है? अब सोर्स को जब आप जाएंगे तो उसमें फिर पतंजलि ने बड़ा सुंदर बात बताई। पतंजलि क्या बोलते हैं कि मन के 3 फंक्शंस हैं। पहला क्या है? रिकॉर्डिंग है। जैसे आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। कुछ लोगों को जब आप टच करते हैं तो महसूस करते हैं, इसी वजह से कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, कोई चीज़ बुरी लगती है। स्मेल, 5 सेंसेस के थ्रू हमारे मन जो है वो काम करता है, सेंसरी। सेकंड जो पावर ऑफ माइंड है वो है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, कुछ बातें एक्सेप्ट कर देंगे, कुछ बातें भी करेंगे, रिजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे। तो ये पावर ऑफ इंटेलेक्ट है। लेकिन थर्ड जो बात पतंजलि ने बोली, वो बोली ईगो। अब ईगो का मतलब जो है हम लोग अहंकार समझते हैं और बहुत सारी डिफरेंट, लेकिन ईगो का मतलब आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफाई किससे किया हमने? कि हमने जैसे कोई चीज़ खोई, या आज मैं डॉक्टर हूँ, मैं दिवाकर हूँ, मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, मैंने अपने आप को, इस शरीर और इन सब चीज़ों से जो मेरी पोजीशन है उससे आइडेंटिफाई करना शुरू किया। कभी भी कोई बात जब आपके सेंसेस के साथ जुड़ी होती है तो सेंस के बाद वो आई पे जाएगी, आइडेंटिफिकेशन, अगर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ जो वैदिक सभ्यता है वो ये है कि जो गांधी जी ने कहा था ना, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, उसका कारण था क्योंकि जो इनपुट है वही आउटपुट है। आपके अंदर जो जाएगा वही आउटपुट आएगा। तो ये वैदिक उस प्रिंसिपल को अगर आप समझ लेंगे तो मन को समझना शुरू करेंगे। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म जब आप अपने मन की गहराइयों को समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए, विपश्यना का आप कॉन्सेप्ट अगर आप देखते हैं तो क्या है, हमारे जीवन में दुख का कारण, मूल कारण क्या है? भय जो है उसको खोने का डर, और प्रलोभन जो नहीं है उसको पाने की चाह। इसके अलावा कोई थर्ड रूट नहीं है हमारे जीवन में दुखी होने का। हम सुखी और दुखी इसी वजह से होते हैं। तो विपश्यना में अब महात्मा बुद्ध ने कहाँ से पकड़ा ये बात? उन्होंने कहा कि कोई भी हमारे अंदर सेंसेशन जो होती है उसको तुम्हें पकड़ना चाहिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझोगे
और जब अंदर से संस्कार अपने धीरे धीरे क्षीण होंगे तब तुम्हारा मन निर्मल होगा, और जब मन तुम्हारा कंट्रोल में होगा देन यू कैन गो ऑन ए हायर लेवल। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। आपको, आप तो इतने ज्ञानी हैं, आपको सब पता है कि निर्मलता की तरह। बिल्कुल। तो भय और प्रलोभन ये कहाँ से आया? ये आया वैदिक सभ्यता से। लेकिन बुद्ध जिस तरीके से बौद्ध बने वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। कश्मीर में देखिए, हमारे यहाँ कश्मीर को अभी आज डिस्कशन हो रहा था पीबीडी में, प्रवासी भारतीय दिवस में, कि कश्मीर में क्या हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दुनिया में जो कश्मीरी शैविज्म है उसने आपको मेडिटेशन की टेक्निक दी, और वो भी 101 नहीं 112 टेक्निक्स हैं जो माँ पार्वती और भगवान शंकर के बीच की हैं। जी। उसी से एक टेक्निक को भगवान बुद्ध ने पकड़ा, और आज पूरी की पूरी दुनिया में आज उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, माइंडफुलनेस पे, जी, एक्सेप्टेंस पे, ट्रैंक्विलिटी पे। जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है कितनी चेंज हो गई। अब मन जो है, माइंड को और बॉडी को कनेक्टिविटी हम लोग समझना शुरू हो गए। तो ये वैदिक सभ्यता है हमारी, जो वेदों का जो ज्ञान है, जो हमारी ऋषि परंपरा है। वो लोग जंगल में इसलिए नहीं जाते थे कि उनको सुख चाहिए था, उनको समाधान चाहिए था। और हम सब समाधानित होना चाहते हैं, हम सब सुखी होना चाहते हैं। और वेद और हमारी पुरानी सभ्यता जो है वो ही उस समाधान की तरफ और सुख की तरफ आपको लेके जाएगी। इसी वजह से वेदों को पकड़ा मैंने। वाह वाह वाह। जी जी जी। लेकिन उसमें एक चीज़ और है राजेश भाई, जो बहुत ज़रूरी है हम लोग को। अभी जैसे आज हम पीवीडी की बात कर रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही हैं, बन रही हैं। मतलब अयोध्या में हमने ये जो है आपका ओंकारेश्वर है, आपके महाकालेश्वर हैं। लेकिन जब तक हम इसकी सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन रेलिवेंस को जब तक हम अपनी यंगर जनरेशन के पास नहीं लेके जाएंगे तब तक वो एक स्टोरी की तरह लगेगा। वो उसे मानेंगे ही नहीं ना सर, वो नहीं माने, पर उसे प्रासंगिक नहीं लगेगा सर। प्रासंगिक लगाने के लिए उसको आपको रिसर्च ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। रिसर्च ओरिएंटेशन के लिए आपके पास क्या जरूरी है? उस जो भी शब्द हैं हम लोगों के, दे आर कोडेड। जैसे आप नाद की बात करते हैं, नाद है क्या? साउंड है ना। अब आप देखिए मानसिक परेशानियां कहाँ से होती है, एंजाइटी कहाँ से है? रिपीटेड थॉट्स है। थॉट्स क्या है? जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज साउंड। साउंड है, साउंड क्या करेगी? वाइब्रेशन क्रिएट करती है। वाइब्रेशन क्या करती है? वो बिहेवियर, इमोशंस और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उस साउंड की उत्पत्ति है। अब जब तक आप उसकी रेलेवेंस को नहीं बताएंगे, जब तक आप उसकी सिग्निफिकेंस को नहीं बताएंगे, तब तक हम अपनी वैदिक सभ्यता को रिवाइव या विश्व में भारत को गुरु बनाने के लिए हमें क्लिनिकल और साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जो 2014 में हमने जो पहली कॉन्फ्रेंस की थी वो रेलेवेंस ऑफ वेदास इन प्रेजेंट एरा थी। जी। अभी आपने वीरेंद्र शर्मा जी का इंटरव्यू किया है, टॉक किया है, तो उन्हीं की अध्यक्षता में हमने किया था। और वहाँ पे पहली बार अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में या ब्रिटिश पार्लियामेंट में वैदिक चैंटिंग से ये चीज़ों की शुरुआत हुई थी। 2014 की बात कर रहा हूँ। उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस के साथ हम लोग अपनी यंगर जनरेशन या अपनी जो भी हमारी टीम है जिसके साथ हमें काम करना है उसके साथ काम कर पाएँ। जी जी। प्रबुद्ध दर्शकों, चूंकि समय की सीमा है और आदरणीय दिवाकर भाई ने आपके समक्ष भारतीय वेदों के महत्व को और उसकी प्रासंगिकता को, उसकी जीवन की उपादेयता को बहुत अच्छी तरह से रेखांकित कर दिया है। बात स्पिरिचुअलिटी की हुई है, बात सोल की हुई है। और स्पिरिचुअलिटी की स्पेलिंग पर हम जब गौर करते हैं तो उसमें 3 आई आते हैं, यानी थर्ड आई ऑफ विजडम इज स्पिरिचुअलिटी। और जब हम सोल की बात करते हैं, SOUL, तो सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, यानी विश्व बंधुत्व की, विश्व प्रेम की बात करते हैं।
और कवि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था बैक टू वेदास। आज दिवाकर भाई भी कह रहे हैं बैक टू वेद, वेदों की तरफ लौटें। अगले एपिसोड में दिवाकर भाई के साथ फिर हम तफसील से बातें करेंगे। तब तक दिवाकर भाई के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।